Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the tutorial 19 of our JavaScript series। और इस सीरीज में हम कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका जावास्क्रिप्ट कॉलबैक्स। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत समझने की चीज़ है। और उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोलिए या फिर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोलिए, उसका दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बिना आप एसिंक्रोनस की तरफ नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो हम फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में फंक्शन के बारे में कवर कर चुके हैं, एरो फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। तो अभी अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जाके देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आई होप आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फंक्शन कैसे आप डिफाइन करते हो, फंक्शन में कैसे पैरामीटर्स पास करे जाते हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले जानते हैं कॉलबैक क्या होता है, कॉलबैक फंक्शंस, फिर उसके बाद हम इसे विद द हेल्प ऑफ कोड इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कॉलबैक की बात करें तो कॉलबैक अगर सबसे पहले देखा जाए तो किसके लिए बनाया गया है? डिजाइन टू हैंडल एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए इसको बनाया गया मेनली। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है हम आगे के ट्यूटोरियल्स में भी देखेंगे। सिंपली अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आपके जो मल्टीपल टास्क होते हैं ना, मल्टीपल टास्क, आप मल्टीपल टास्कों को क्या कर सकते हो? पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, एक टास्क अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो किसी दूसरे टास्क के एग्जीक्यूशन में एज अ ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, यहां लिख रहा है ना, अलाउज अस टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट वंस विदाउट ब्लॉकिंग द मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड। ठीक है, तो जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट्स हैं या आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं उन सब में इसका कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरत पड़ता है। अब जैसे सपोज आपको कोई इंटायर वेब पेज है, ठीक है, आपका एक वेब पेज है, तो उसमें मान लो इस स्पेसिफिक सेक्शन में आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली डेटा अपडेट होते रहे, ये स्टेबल रहे, तो बार बार पेज को रीलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ यहीं पे डेटा चेंज होकर आता रहे, बाकी सेम, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के लिए हमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलें तो आप एसिंक्रोनस सॉरी कॉलबैक फंक्शन आपके क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शन के अंदर ही एज एन आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन को पास किया जाता है, वही आपके कॉलबैक फंक्शन कहलाते हैं। जैसे आप एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करते हो, आप क्या करते हो, एक सिंपल आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो। ठीक है, आपने एक फंक्शन क्रिएट करा और जैसे आपको दिख रहा है यहाँ ए कॉमा बी, ये इस तरह से क्या आपके दो आर्ग्यूमेंट है। लेकिन कॉलबैक में हम क्या कर सकते हैं? सपोज आपका एक फंक्शन है, ठीक है, और उसमें आपने एक पैरामीटर ए पास करा, एक बी करा। मान लो एक आपका कोई फंक्शन और है, मान लो डिव नाम से, तो आप उसको एज अ पैरामीटर पास करा दे। तो जैसे ये तो इस फंक्शन की बॉडी हो गई, और एक आपका डिव नाम से आपने एक अलग से फंक्शन भी बना रखा होगा। तो मेन वही है कि एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दूसरे फंक्शन को पास किया जाता है। इट इज अ फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट to another function and is executed after the completion of main function. So this is the complete definition. अब आता है नेक्स्ट वाई, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कॉलबैक्स की? तो मेनली एसिंक्रोनस के लिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है, यूज्ड फॉर मैनेजिंग आउटकम्स ऑफ एसिंक्रोनस टास्क्स विदाउट ब्लॉकिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब भैया जब आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ना तो वो मेन इंस्ट्रक्शन को ब्लॉकेज करेगा ना किसी और को, पैरेलली वहाँ सारे फंक्शंस आपके एग्जीक्यूट हो सकते हैं, इसीलिए इसका एडवांटेज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि क्योंकि पहला तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ये अभी हम देख चुके कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो क्या यूज होता है। दूसरा भी पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज नॉन ब्लॉकिंग, मींस पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है साइमल्टेनियसली, तो एक फंक्शन का एग्जीक्यूशन दूसरे को ब्लॉकेज नहीं देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है एक हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए भी हम कॉलबैक का यूज करते हैं, अभी आगे इस पर इंटायर ट्यूटोरियल में बनाने वाला हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन के ऊपर। तो इसमें क्या है, दैट टेक्स वन और मोर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट और रिटर्न अ फंक्शन एज अ रिजल्ट। मतलब वही है कि एक फंक्शन के अंदर, मतलब आपका सपोज एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आपके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट्स कुछ अलग से नहीं होंगे, वो आर्ग्यूमेंट भी आपके फंक्शन ही होंगे। तो यही होता है आपके हायर ऑर्डर फंक्शंस। फिर आता है क्लोजर। तो क्लोजर में क्या है, दैट हैज एक्सेस टू वेरिएबल्स इन इट्स आउटर स्कोप। क्लोजर ये भी क्या है, क्लोजर फंक्शन है।
तो क्लोजर फंक्शन में बेसिकली क्या है, क्लोजर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू वेरिएबल्स इन इट्स आउटर स्कोप। ठीक है, उसके जैसे हर एक फंक्शन का एक स्कोप होता है। जब हमने लेट और कॉन्स्ट और वेर का ट्यूटोरियल बताया था स्टार्टिंग के उसमें, तभी मैंने यहाँ पे स्कोप का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर फंक्शन वो होता है जिसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे होती है, आउटर द स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन इज रिटर्न, उसके बाद भी। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं कॉल बैक के, लोडिंग इमेजेस ऑन वेबसाइट एंड हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन। तो इस बात से क्या मतलब है, अगर हम इमेज लोडिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इमेज लोडिंग की बात करें, देखो हम अगर इमेज लोड की बात करें, सपोज आपका एक वेब पेज है, मान लो आप उस वेब एक कोई इमेज की वेबसाइट है जिसमें आप जैसे ये देखो सेक्शंस बने हुए हैं फॉर एग्जांपल, है ना, इस तरह। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक सेक्शन में आपको एक इमेज लोड करनी है ना। जैसे होता है ना गूगल पे कोई इमेज सर्च कर रहे हैं या स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको मल्टीपल इमेजेस आती हैं। अब आप इमेजिन करो कि जो बैकएंड पे जो भी उसका कोड है, अगर वो पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, सिंक्रोनसली होंगे, यानी कि जब तक एक इमेज लोड नहीं हो रही दूसरी नहीं हो सकती, फिर तीसरी नहीं हो सकती, फिर चौथी, तो आप समझो आपकी वेबसाइट एक तरह से फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, इसी सिचुएशन के लिए हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। तो जिसमें क्या है, सपोज ये इमेज धीरे धीरे लोड हो रही है, यहाँ पे भी हो जाती है, यहाँ पे भी हो जाती है, सब अपनी अपनी इमेज अलग अलग एग्जीक्यूट हो सकती हैं, किसी और से उसमें मतलब नहीं होता है, किसी और के एग्जीक्यूशन में ब्लॉकेज नहीं बनेंगे। फिर आता है हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन है कुछ इसी तरह का है। फॉर्म में क्या होता है आपको पता है, डेटा आपका प्रोसेस होता है, फॉर्म के अंदर क्या है आपका डेटा होता है आपका प्रोसेस, और फिर वो डेटा कहाँ ट्रांसफर करता है, सर्वर के ऊपर, वहीं जाके तो वो होता है। तो अगर वन बाई वन डेटा प्रोसेस होगा, अलग अलग इनपुट फील्ड्स का वन बाई वन आप डेटा प्रोसेस करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाएगा। तो इसमें भी क्या है, उसको पैरेलली अलग अलग प्रोसेस किया जा सकता है एक साथ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आई होप आपको समझ में आया होगा, या आप नोट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको सीधे सीधे इसका इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ, ठीक है, कि आप किस तरह से कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए हम कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं हमारे VS कोड पे। ठीक है, हम अपने कोड पे गए, तो यहाँ पे आप देखें ये अपना बॉयलर प्लेट कोड है। ठीक है, चलो तो अब इसमें देखते हैं, ध्यान से समझने वाली चीज़ है, अदरवाइज आप वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, दो चार बार इसको ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले आपको एक फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ। एक मैं सपोज एक ऐड करने का प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या करने वाला हूँ मैं, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, फंक्शन दैट क्या करेगा, वो एड्स टू नंबर, दो नंबर वो ऐड करेगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंस है, पहले आप समझना है, पहले देखना है। फंक्शन मैंने एक ऐड नेम से फंक्शन बनाया, क्लियर है। अब मैं यहाँ दो पैरामीटर पास कराते आ रहा हूँ, पहले भी हम देख चुके हैं अगर आपको ऐड कराना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर और पास कराया है। ठीक है, मान लो मैंने उसका नाम कॉल बैक रख दिया, दैट इज नॉट प्री डिफाइंड, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यूजर डिफाइंड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा। चलो अब इसके अंदर आपको पता है, अगर आपको सम चाहिए तो लेट सम इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी हम करते हैं। एक सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, इतना करते थे। अगर आप नॉर्मल मेथड की बात करते तो आप उसमें रिटर्न सम कर सकते थे। अगर हम नॉर्मल मेथड की बात करते तो रिटर्न सम कर सकते थे, या फिर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते थे लाइक console डॉट लॉग, और इसके अंदर आप एज अ सम पास करा सकते थे, तो हमें उसका सम मिल जाता। बट अभी हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि एक फंक्शन के अंदर हमें दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो उसी के लिए हम देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये और भी तो आपको समझ में आया, एक कॉल बैक मैंने पैरामीटर डिफाइन करा। अब यहाँ पे मैंने एक कॉल बैक मेथड यही वाला बनाया, देखो एक कॉल बैक मेथड बनाया, और उसमें जो रिजल्ट है सम, उसको डिस्प्ले कराया, मतलब उसको पास कराया, सॉरी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सिर्फ अभी क्या करा है, जो कॉल बैक मेथड है इसको ऐड के अंदर ही एज अ पैरामीटर पास कराया है, एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करा दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलो तो ये हुआ एक फंक्शन, अभी आप इसे एज इट इज समझिए। अब मैं एक फंक्शन और क्रिएट करूंगा। ठीक है, एक मैं कॉल बैक फंक्शन बनाने वाला हूं, कॉल बैक फंक्शन दैट लॉग्स द रिजल्ट।
अब रिजल्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक नया फंक्शन बनाया, एक मैंने देखो रिजल्ट के लिए मैंने एक RES नेम से एक फंक्शन बनाया बच्चों, ठीक है। RES नेम से एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर एक मैंने पैरामीटर पास कराया रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट के अंदर इसको डिफाइन करते हैं, हमें क्या चाहिए। तो मैंने एक आउटपुट बताना है console.log, और console.log के बाद में यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ कि द सम, सपोज द सम इज, ठीक है, द सम इज, अब ये आपको पता है नॉर्मल सेंटेंस आप कैसे लिखते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में, यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। ये कौन सा रिजल्ट है, यही वाला, दिस वन, ये। अब ये कहाँ से वैल्यू लेगा हमें वो भी देखना है। ये वैल्यू, इस फंक्शन को हम कहीं कॉल करेंगे, देखो। तो अभी ये डिफाइन करा, अब एक तीसरा फंक्शन और डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, आराम से समझना है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये वाला फंक्शन अब कॉल कराएंगे, ठीक है, मतलब कॉल ऐड फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं, कॉल ऐड फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कैसे कराना है, देखो यहाँ पे मैंने इसको यूज करा, ऐड फंक्शन को, ऐड को यूज करा। अब यहाँ पे मैं दो वैल्यू तो ये देने वाला हूँ ए और बी के लिए, तभी तो सब मिलेगा। सपोज मैंने एक वैल्यू दी 40 और एक दूसरी वैल्यू दी सपोज 45, ठीक है। ऐड के अंदर हमारे 3 पैरामीटर थे। अब आप समझना, यहाँ ऐड जो मैंने डिफाइन करा था, जिसको हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, यहाँ आपके 3 पैरामीटर थे। तो ए और बी के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या रख दी गई, 40 और 45। अब जो कॉल बैक के लिए जो वैल्यू रखी है, ध्यान से देखना, कॉल बैक के लिए जो वैल्यू रखी है, यहाँ मैं उसके लिए एज अ पैरामीटर क्या पास कर रहा हूँ, कंप्लीट वैल्यू के लिए रिजल्ट, RES। और यहाँ आपको पता है रिजल्ट भी क्या है, बेसिकली रिजल्ट हमने यहाँ डिफाइन करा है। तो ये जो इंटायर मेथड है, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी आपकी, समझ रहे हो बात, है ना। अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो पहले इसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। हम इसको रन करा के देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलेगा। चलो अपनी कंसोल पे जाते हैं हम, तो आप यहाँ देख पाओगे, तो यहाँ पे दिख के आ गया द सम इज 85। तो द सम इज 85, ये इस तरह आया, क्लियर है। अब मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार 1 मिनट में, और आपको समझ में आ जाएगा, है ना, सम इज 85 के अंदर करना क्या। चलो दोबारा से देखेंगे इसे हम। तो यहाँ पे आप क्लियर करो, एक फंक्शन मैंने बनाया था। सबसे पहले कॉल बैक में हम करते क्या है कि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं, क्लियर है। उसके अलावा अब देखो, एक फंक्शन बनाते हैं दो नंबर को जोड़ने का। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा ऐड, और उसके अंदर ये 3 पैरामीटर पहले पास कराए, ए बी और एक कॉल बैक नेम से। तो सम के लिए ए प्लस बी करना है, और कॉल बैक में हमें सम रिजल्ट वापस करना है, ठीक है। फिर दूसरा एक फंक्शन बनाया हमने RES के नाम से, जो रिजल्ट स्टोर करेगा, जिसमें ये मैसेज डिस्प्ले कराएगा द सम इज दिस। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या करा, ऐड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड के अंदर 3 पैरामीटर थे आपके, तो ए और बी की वैल्यू है कोई, और कॉल बैक के लिए हमने रिजल्ट की वैल्यू दे दी। तो यहाँ जो कॉल बैक हमने सम दिखाया, इसके अंदर ये कंप्लीट वैल्यू चली जाएगी, द सम इज दिस। तो अगर आप इसको 2-4 बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम और भी आगे पढ़ेंगे एसिंक्रोनस के अंदर और कॉल बैक के बारे में। तो आई होप अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, एटसेट्रा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।